नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और इस समय आप सब जानते हैं कि 12 बजे हम लोग आते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर, और उसमें से मैं आज आप सबके सामने 23वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि हमने 22 प्रैक्टिस सेट जो है बढ़िया शानदार तरीके से कर लिया है और इसी तरीके से रोज़ जो है एक एक करके इम्प्रूव करते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ, इस सेशन को मैं स्टार्ट करने वाला हूं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर हमसे किस प्रकार का प्रश्न जो है पूछता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बार सजेस्ट के रूप में बात किया था और आज मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी बार बार समस्या आ रही हो तो इस चैप्टर पे काम कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है और तब तक ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और बाद में फिर आपको जो है पछताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पछताने से अच्छा है कि पहले सतर्क हो जाए। जो आपको गाइड करने वाले लोग हैं आपको बता रहे हैं कि ये समस्याएं आती हैं, और अगर तब भी आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे और आपको भी पता है कि मुझे यहाँ समस्या आती है और अगर तब भी हम इग्नोर कर रहे हैं तो ये किसी दूसरे की मूर्खता नहीं होगी, अपनी खुद की मूर्खता होगी। तो ये खुद आप अपने आप में गड़बड़ी कर रहे हैं, किसी दूसरे पर भी बाद में दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। ये बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो खुद अपने आप को समझो कि मुझे वाकई में एसएससी जीडी में बैठना है तो सीरियसली बैठना है, कि बस ऐसे फर्जी काम कर रहे हैं, शौक के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए। और अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो फिर नौकरी के लिए आपको उतना त्याग भी करना पड़ेगा। और जो त्याग करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा साथ में, वही आगे लड़का बढ़ेगा। आपको जो है कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है, आपको जो है मानना पड़ेगा। काम करिए दोस्तों, समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो बाद में फिर आपको जो प्रॉब्लम आएगी, फिर इसके बाद वैकेंसी जब जीडी की आएगी तो आपको 1.5-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक आपकी उम्र 2 साल और आगे निकल जाएगी और 2 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हिंदी की जो क्लास है, जो नितिन सर के द्वारा आप सबको, हिंदी की जो किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप सबको प्रोवाइड की गई है, बहुत ही शानदार किताब है। और अगर आप इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा कि कैसे क्या होगा। फुल विद्वत इन्फॉर्मेशन के साथ में भी आप अपने पास इसको मंगवा सकते हैं। तो ये जो किताब है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। तो कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी, आपको ध्यान से बताना है। तो बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि 37, 45, 53। तो यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या आएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर और क्या आएगा इसका, यहाँ पर देखकर बात करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से हमको चलना है तो यहाँ पर 37 में अगर हम +8 जोड़ देंगे तो 8 7 और 8 15 और 3 और 1 4, तो यहाँ 45 आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम +8 कर देंगे तो 8 और 5 13 और 4 और 1 5, और आगे बढ़े तो फिर से +8 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाएगा तो 3 और 5 कितना आएगा, 8 और 3 11 और 5 और 1 6, और फिर आगे भी हम +8 कर देंगे तो 61 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, तो यहाँ 69 आएगा। और जिस भी ऑप्शन में 69 होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो पहले का 69 आएगा और जिन बच्चों ने पहले का 69 बताया है उन सभी का यह प्रश्न सही हो जाएगा और 1 नंबर आपके खाते में जुड़ेगा। इसी के साथ चलते हैं दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि दूसरा आपके खाते में जुड़ पाता है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कह रहा है कि कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। आनंद बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है और विनय दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। आनंद और विनय के बीच में 5 छात्र बैठे हैं। कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्तियां, ये ध्यान दीजिएगा कितनी पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां, जिसमें सभी पर समान संख्या में छात्र बैठे हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा सभी लोग और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों का यह प्रश्न सही हो रहा है। तो 1 2 3 4 आपके पास 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए सभी लोग। तो कह रहा है कक्षा की एक बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। आनंद बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। आनंद की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से कौन सी है, 7वीं है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आनंद जो है वो बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। ये पोजीशन किसकी है, आनंद की। फिर बोला है कि विनय दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो विनय की जो पोजीशन है वो राइट साइड से कौन सी है, 5वीं। तो ये पोजीशन किसकी है, विनय की। तो कह रहा है आनंद और विनय के बीच में 5 छात्र बैठे हैं। तो आनंद और विनय के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, 5 छात्र बैठे हैं, जिसमें सभी पर समान संख्या में छात्र बैठे हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या निकालने के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप इन सबको जोड़ लीजिए।
इन सबको जोड़ लीजिए तो 7 और प्लस 5 और प्लस 5, 5 5 10 और 7 कितना आएगा 17। तो यहाँ पर कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा की बेंच पर, तो एक कक्षा की एक बेंच पर बैठे और यहाँ पर बेंचों की संख्या कितनी 6 और हर बेंच में छात्रों की संख्या समान है। तो अगर एक बेंच में 17 छात्र हैं तो यहाँ पर 6 बेंचों में 17 छक्का 102, तो 102 छात्र आएंगे टोटल। और जिन बच्चों ने 102 ऑप्शन नंबर 4 बताया होगा उन्हीं का ये केवल प्रश्न होगा सही। और बता दीजिए ईमानदारी से कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया है और कितने लोगों ने गलत कर दिया है। मैंने कहा था प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात थी। उसने कहा कि अगर 6 बेंच हैं, अगर एक बेंच में 17 लोग बैठे हैं तो 6 बेंचों में 17 छक्का 102 लोग बैठेंगे। ये आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना था। और अगर वाकई में आप पढ़ रहे मेहनत कर रहे हैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका डेवलप हो रहा होगा इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा चेंजेज होगा, प्रश्न आप गलत कर दोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि असंगत का चयन करें, तो इसमें असंगत बताना है कि इसमें से क्या अलग होगा क्या असंगत होगा। तो कह रहा है कि GTHU ANBO EFRS और CODP में से क्या असंगत है क्या अलग है। इसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो देखो GTHU दिया हुआ है और इसके बाद ध्यान से देखा जाएगा तो ANBO लिखा हुआ है और EFRS लिखा है, CODP लिखा है। तो इसमें से क्या डिफरेंट होगा ये आपको देख कर बताना है। तो बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर जो हम तीसरा लेकर आए हैं इसमें से क्या असंगत होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो G से अगर H में जाएंगे तो आपको +1 करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, देख पा रहे हैं कि नहीं। और अगर T से U में जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। +1 यहाँ भी करना है और +1 यहाँ भी करना है। तो G से H में गए +1, T से U में गए +1। आगे बढ़ते हैं, अगर हम A से B में जाएंगे तब भी आपको जो है यहाँ पर +1 करना है। और N से अगर O में जाएंगे तब भी आपने +1 किया। और E से R में, अब यहाँ से देखा जाए तो E से F में गए तो यहाँ पर +1 तो किया है, R से S में लेकिन अंतर हो गया है। C से D में गए तो +1 किया, O से P में गए +1 किया, लेकिन इसमें EFRS आ गया तो तीसरा वाला क्या होगा अलग होगा। अगर आप लोग सही से देख पा रहे हो तो अगर न दिख रहा हो तो मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा अलग से लिख सकता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ध्यान से देखिएगा, तो अगर जैसे GTHU की बात करें, अगर हम GTHU की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसमें G से T में जाना है G से H में जाना है +1 और T से U में जाना है +1। देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है ANBO लिखा है, तो अगर A से B में जाएंगे तो आपको +1 करना है और B से O में जाएंगे तो +1 करना है। ये तरीका आप देख पा रहे होंगे। आगे अगर हम देखेंगे इसको तो EFRS यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, EFRS में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसका पहला और तीसरे कॉम्बिनेशन है। तो इसका पहला और दूसरे का कॉम्बिनेशन बन गया है R और S का। तो बोले इसमें अंतर आया कि नहीं आया। CODP की अगर बात करें तो CODP की बात करें तो C से D में गए तो +1 किया, O से P में गए तो +1 किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो तीसरे का अगर थर्ड नंबर आंसर आप लोगों ने दिया है तो प्रश्न आप लोगों का क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का सही आंसर दे रखा है। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो तीसरा कंप्लीट कर दिया मैंने। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। केवल कह रहा है कि केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। P और Q रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे और ना ही अंत में। तो P और Q को ना आपको पहले लेकर जाना है और ना ही अंत में लेकर जाना है। इस बात को आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। S R के बाद इसका उपयोग करेगा। प्रश्न ने कहा है कि S जो है वो R के बाद इसका उपयोग करेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि S R के बाद इसका उपयोग करेगा, M O के पहले इसका उपयोग करेगा, N O के बाद और R के पहले। प्रश्न ने क्या बोला कि N O के बाद, N जो है O के बाद और R के पहले। तो N जो है R के पहले और O के क्या करेगा बाद करेगा। तो रिलेशन यहीं पर जोड़ दिया हमने कि N जो है O के बाद और R के पहले रनवे का उपयोग करेगा। इसने कहा कि S R के बाद, फिर कह रहा है कि M O के पहले। तो M O के पहले, तो M जो होगा M के पहले इसका रनवे का उपयोग करेगा। फिर इसके बाद प्रश्न ने क्या बोला है, Q R के ठीक पहले। प्रश्न ने कहा कि Q जो है R के ठीक पहले। तो अगर Q को R के ठीक पहले उपयोग कराना है तो N और R के बीच में हमको Q को लाना पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया था कि P और Q रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे और न ही बाद में। तो उसने क्या बोला है कि Q R के ठीक पहले उपयोग करेगा। उसने बोला है कि Q जो है R के ठीक पहले क्या करेगा उपयोग करेगा। तो इस बात को इसने ध्यान से देखा जाए तो इसने क्या बोला है कि M O के पहले इसका उपयोग करेगा, M O के पहले इसका उपयोग करेगा। और इसने क्या बोला है कि
क्यू आर के ठीक पहले, तो क्यू आर के ठीक पहले तो हमें क्यू को यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, तो यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, N है, और यहाँ पर क्यू आर के पहले तो यहाँ पर Q आ जाएगा, क्यू आर के ठीक पहले तो यहाँ पर क्या आएगा, S आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। उसने कहा है कि क्यू आर के ठीक पहले उपयोग करेगा, तो Q को जो है R के ठीक पहले हमें रनवे का उपयोग करने के लिए परमिशन देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद ध्यान से देखा जाए तो उसने कहा था कि P और Q रनवे का उपयोग ना तो पहले करते हैं और ना बाद में करते हैं। तो जब P और Q की बात करता है तो P को हमको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो उसने पूछा क्या है, M से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा, तो N से ठीक बाद, तो M से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा, P। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो P आएगा, और P का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर तीसरा वाला किया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला हमने कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलने से पहले आप सब देखिएगा कि RO की जो हिंदी का जो बैच है, इसका कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 ने, नितिन सर ने आप सब लोग के लिए, जो बच्चे RO की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका फॉर्म आने वाला है बहुत जल्द, तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उसका बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो ये बहुत ही शानदार बैच है। अगर आप इसको साथ जुड़ना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स के साथ इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइएगा, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल खाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पर M है और यहाँ पर क्या है, R है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो कह रहा कि इंट्रोवर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इंट्रोवर्ट की बात करें तो आपको ध्यान से देखकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए, इसका जो दर्पण बनाएंगे दोस्तों, टी में तो कोई चेंजेज होगा नहीं, ये ध्यान देना है। आर क्या करेगा, चेंज होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ई क्या करेगा, चेंज होगा तो कुछ इस प्रकार से। बी में चेंजेज होगा नहीं, ओ में चेंजेज होगा नहीं। इसके बाद आर फिर से क्या करेगा, बदल जाएगा। फिर इसके बाद टी आ गया, टी में कोई चेंजेज होगा नहीं। इसके बाद एन आ गया तो एन में चेंजेज होगा, तो एन कुछ इस प्रकार से दिखेगा और आई में कोई चेंजेज होगा नहीं। इसमें ध्यान से देखो, टी सही रहेगा तो टी इसमें है, इसमें आई आ गया, इसमें आई आ गया, तो दोनों गलत कर दीजिए। टी और ई और आर की बात करें तो टी आया और टी के बाद ई, तो टी के बाद आर आना चाहिए, तो टी के बाद आर इसमें है, इसमें ई आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का अगर आप लोगों ने तीसरा वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, इस प्रश्न को सही कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो कह रहा है 6, 12, 21, 32 क्वेश्चन मार्क में अगली संख्या क्या आएगी। तो ध्यान से इसको देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 6, 12, 21 और 32 में से क्या इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर आएगा 6 और 6 12, और इसके बाद आएगा 12 और 9 कितना होगा, 21, और इसी प्रकार से चलिए देखिए। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसी प्रकार से सीरीज को हमें क्या करना है, बनाते चलना है। तो 6 लाना है तो एक रास्ता हमारे पास ये है कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दें, हमको 6 मिलेगा। इसी प्रकार से हम 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और इसी प्रकार से हम 4 का स्क्वायर 2, 3, 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अगली संख्या क्या आएगी ये पूछा है। तो 2 और 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5, तभी 21 मिलेगा। तो 2 और 3 5 अभाज्य संख्या है, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 21। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर और प्लस कितना करना पड़ेगा, 7, 5 5 25, और 7 कितना आएगा 32। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो 6 का स्क्वायर और प्लस कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर और प्लस कितना कर दें 11, क्योंकि अभाज्य संख्या 11 ही मिलेगी। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 और 11 अगर हम जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना आएगा 7, 3 और 1 4, तो 47 आएगा। और 47 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और अगर आपने तीसरा आंसर किया है 6 का तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 6वें का तीसरा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इसमें 7वें का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। जैसे दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका इससे रिलेशन बना दिया जाए सी का डी से, तो 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बनाएंगे इसका तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो जाएगा। इसका इससे रिलेशन बना देंगे तो 12 एल के बाद क्या आएगा एम आएगा। और इसका इससे रिलेशन बनाएंगे तो 4 और 5 और 4 कितना हो गया 9, तो आई आएगा। आई एम है क्या, तो यहाँ पर आई एम तो नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और हमें चेंज करना पड़ेगा। और कुछ देख लेते हैं कि और यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है तो उसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान से बढ़ना है। तो यहाँ पर वही तो जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, तो इसमें ध्यान से देखते हैं। तो सी से अगर डी में जाएंगे तो +1 ही किया गया है। सी से अगर डी में जाएंगे तो यहाँ पर +1 ही किया गया है, ये हमको ध्यान से देखना था। तो ऐसा करते हैं, इसमें पहले चलते हैं, पहले से पहले में चलते हैं तो +4 करेंगे और इसमें से इसमें चलेंगे तो कितना करेंगे +1 करेंगे। इसमें से इसमें करेंगे तो पहले में कितना करना है +4, तो यहाँ +4 जाएगा तो 12 और 4 16 आएगा। और फिर और आगे बढ़ेंगे तो +1 करेंगे तो 5 और 1 6 एफ आएगा। तो पी एफ आना चाहिए, पी एफ। और पी एफ कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इतना थोड़ा सा चेंजेस था, पहले को पहले से लेकर चलना था और दूसरे को दूसरे से लेकर चलना था। तो पहले को पहले से लेकर गए, दूसरे को दूसरे से लेकर गए, तो हमको आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला। 7 का जो आंसर जाएगा वो पहला वाला जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 को अगर देखा जाए तो कह रहा है कि एसएससी जीडी की अगर बात करें तो एसएससी जीडी का जो लक्ष्य बैच प्रारंभ किया गया है उनमें से आप सब देख पा रहे हैं कि इसका कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपये में आप सबको प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, लक्ष्य बैच के साथ एसएससी जीडी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो इस आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये इस प्रकार से गया है, इसको फिर इसने क्या कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया साइन को। और इसके बाद इसी प्रकार से आप लोगों को देखना है कि इसका जो है अगला जो आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो ध्यान से देखकर बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद इसमें एरो को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसको जो है चेंज करने के बाद इसको फिर ऐसे चेंज कर दिया। तो फिर ये कैसे जाएगा, तो ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, एक आकृति ऐसे जाएगी, आकृति एरो यहाँ पर जाएगा और ये जो बिंदु होगा यहाँ पर लग जाएगा। और ऐसा कोई अगर दिख रहा होगा, अगर ऐसा कोई दिख रहा होगा तो हमको कौन सा आंसर देना है, तो ये बिंदु यहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसी आकृति अगर कोई दिख रही तो इसका प्रश्न का आंसर होगा। और ये कहाँ, सेकंड वाले में। तो 8वें का अगर आप लोगों ने सेकंड वाला बताया है तो प्रश्न सही होगा। इसको ध्यान से इसके रोटेशन को समझो, इसको रोटेशन के अगर समझ लेंगे तो प्रश्न का आंसर होगा। देखो पहले इस प्रकार से था, अब इस एरो को इसने क्या कर दिया, इस एरो को इसने बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अपोजिट कर दिया और एरो को चेंज कर दिया। अब इसको बाद जब इस प्रकार से, तो इसको क्या किया, इसको इस प्रकार से अपोजिट कर दिया और एरो को चेंज कर दिया। और जब इसको इस प्रकार से अपोजिट किया तो बारी फिर से है इस प्रकार से अप और डाउन में, तो इसको अपोजिट करेंगे तो एरो ऊपर जाएगा और ये नीचे की ओर आएगा। तो सेकंड वाला जाएगा। इसके रिवर्स को समझना पड़ेगा तभी हम इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में अप्रॉन को BRUSR के रूप में लिखा जाता है तो कह रहा है उसी कूट भाषा में स्टोव को क्या लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान से बताना है। बताइए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है APRON लिखा हुआ है और इसको लिख रहा है BRUSR लिख रहा है। तो दोस्तों अगर इसमें +1 कर दें तो इसमें +1 कर दें तो B आएगा और इसमें +2 कर दें तो 16 और 2 18, 18 और 3 21, 15 और 4 19 और 14 और 5 कितना, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और 4 18। +1 +2 +3 फिर +4 +4 2 बार किया है तो वही काम स्टॉप में कर देंगे। तो STOBE आएगा।
तो यहाँ पर S की प्लेस वैल्यू 19 है, T की प्लेस वैल्यू 20 है, O की 15 है, B की 22 है और E की 5 है। तो पहले आपको +1 करना है, फिर +2 करना है, फिर +3 करना है, फिर +4 करना है, फिर +4 करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार +4 हुआ है। तो 19 और 1 20, 20 के लिए T आएगा, 20 और 2 22, 22 के लिए V आएगा, 15 और 3 18, 18 के लिए R आएगा, 22 और 4 26, 26 के लिए Z आएगा, 5 और 4 9, 9 के लिए क्या आएगा I। तो TVRZ I आएगा और TVRZ I, और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 का जो आंसर किया है, 9 का फर्स्ट वाला, वो प्रश्न क्या करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। 9 के बाद मैं लेकर चलता हूं आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 10 में। तो 10 को ध्यान से पढ़िएगा। करा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 2 का रिलेशन जो 12 से बनाया है, तो 5 का रिलेशन किससे बनाएगा? इसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए क्या किया जा सकता है, 2 में ऐसा क्या करें कि हमको 12 मिल जाए, तो उसी प्रकार से हमको ध्यान से देखना है। तो 2 में 12 लाना है तो 6 का गुणा करा दें, 2 गुणे 6 बराबर कितना हो गया? 12। इसी प्रकार से हम 5 में 6 का गुणा करा देंगे, 30 मिल जाएगा, तो प्रश्न सही हो जाएगा। और 30 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कितना छोटा सा प्रश्न था। और अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग जो है इतना तेजी से आंसर देते हो कि लगता है कि बस अब तो एग्जाम जो है बीट करके ही मानेंगे, बहुत तेजी से आंसर आ गया। तो हर प्रश्न ऐसा हल्का सा नहीं आएगा, एक रेशियो होता है पेपर सेट करने का, कुछ नॉर्मल और कुछ टफ। मैं बार बार यही बात बोलता हूं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हिंदी व्याकरण की क्लास है जो नितिन सर के द्वारा आप सबको प्रोवाइड की गई है, अगर आप इस किताब को, अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल बैच है ये हिंदी व्याकरण का बैच है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप इसको जो है लेकर अपने आप को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो थर्मामीटर का जो रिलेशन तापमान से बना रहा है, तो थर्मामीटर जो है तापमान मापने के काम आता है। उसी प्रकार लेक्टोमीटर से हम किसको मापते हैं आपको बताना है। तो लेक्टोमीटर से हम किसको नापते हैं? दूध की शुद्धता को नापा जाता है, दूध को नापा जाता है। तो 11 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी। और अगर 11 का आप लोगों ने डी आंसर दिया है, दूध वाला, तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार थर्मामीटर से जो है तापमान नापा जाता है, उसी प्रकार लेप्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है। तो 11 का कौन सा आएगा? चौथा वाला। क्या जाएगा? 11 का फोर्थ। आइए बढ़ते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। करा कि एक पैटर्न के साथ चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकर रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसे दिखाई देगा, ये आप सबको बताना है। तो दोस्तों जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये जो आकृति है ये क्या करेगी? ऊपर ऐसे की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पर बीच में लाइंस तो नहीं आएगा, ये कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान से देखकर बताना है किसमें से कौन सा जाएगा, ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या फिर डी जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें ये जो इस प्रकार से जो एरो गया है ये नहीं बनेगा, इसमें ये नहीं बनेगा, तो सेकेंड वाला होगा। तो अगर 12 का आप लोग जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ये वाला जो एरिया होगा ये यहीं पर जाकर इसमें जुड़ेगा, और ये वाला जब एरिया जाएगा, जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर 3 ट्रेंगल बनता हुआ नजर आएगा, 1 और 2 और ये और ये। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? फोर्थ वाला, सेकेंड वाला। तो 12 का आंसर जो जाएगा सेकेंड वाला जाएगा, ठीक है। 12 का सेकेंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि अधिकांश कवि लड़के हैं और कुछ लड़के चित्रकार हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अधिकांश कवि लड़के हैं और कुछ लड़के चित्रकार हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो अधिकांश कवि लड़के हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अधिकांश कवि का मतलब ये हुआ कि अधिकांश मतलब कुछ। तो अधिकांश कवि जो हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। तो अधिकांश कवि क्या हैं? लड़के हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। और फिर बोला है कि कुछ लड़के चित्रकार हैं, तो कुछ लड़के चित्रकार हैं, तो यहाँ पर कौन आएगा? चित्रकार आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है डायग्राम बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अंत, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चित्रकार लड़के हैं, तो कुछ चित्रकार लड़के हैं सही हो जाएगा, और कुछ कवि चित्रकार हैं इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट निकल रहा है और ये कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड में।
में, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और अगर आपने फर्स्ट को बताया होगा तो क्वेश्चन नंबर जो हम 13 कर रहे थे वो आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी टेट का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप सबको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका बैच प्रारंभ है और अगर आप यूपी टेट के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइएगा। तो कह रहा है कथन की अगर बात करें तो कथन बोल रहा है कि सभी पेंसिल गलियां हैं और सभी गलियां कुटियां हैं। तो बताइएगा किसमें से आंसर क्या आएगा। सभी पेंसिल गलियां हैं और सभी गलियां क्या हैं, कुटियां हैं। तो मैंने कहा था कि सिलॉक्स के 2 प्रश्न आता है। तो सभी पेंसिल गलियां हैं, तो जितनी भी पेंसिल है इसको बनाने का प्रयास करते हैं पहले। तो जितनी भी पेंसिल है वो सारी की सारी क्या है, गलियां हैं। तो यहाँ पर गलियां शब्द आ जाएगा। सभी पेंसिल क्या है, गलियां हैं, तो हमने गलियां बना दिया। फिर कह रहा कि सभी गलियां कुटियां हैं और जितनी भी गलियां हैं वो सारी की सारी किस में जाएंगी, कुटिया में जाएंगी। सारी की सारी किस में जाएंगी, कुटिया में जाएंगी। तो कुटिया लिख दिया यहाँ पर। अब कह रहा है कि सभी कुटिया पेंसिल है, तो सभी कुटिया पेंसिल नहीं बन सकता, तो गलत है। कुछ कुटिया पेंसिल है, बिल्कुल बन जाएगा, तो सही है। तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो तीसरा वाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आपने तीसरा वाला हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 14 का तीसरा वाला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न तो रोज हम लोग करते आए हैं, तो आज फिर से आया तो क्या दिक्कत है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से संबंधित है। जिस प्रकार मछली का संबंध प्लवक से है उसी प्रकार मेढक का संबंध किससे, आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जिस प्रकार मछली प्लवक वर्ग के अंतर्गत आती है, जिस प्रकार मछली जो है प्लवक वर्ग के अंतर्गत आती है उसी प्रकार मेढक जड़ी बूटी गलत है, कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जिस प्रकार मछली प्लवक के अंतर्गत आती है उसी प्रकार मेढक किसके अंतर्गत, कीट के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सेकंड वाला होगा। और ये बात आप तभी कर पाते जब मछली और प्लवक का रिलेशन पता था, तभी आप मेढक को जो है कीट वर्ग के अंतर्गत इसको जो है बना सकते थे, रिलेट कर सकते थे। अगर पहला इन्फॉर्मेशन नहीं पता, दूसरा रिलेट करने में हमको समस्या हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 16 में करा कि दी गई श्रृंखला में आगे अक्षरों की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए, आपको बताना है। तो दी गई श्रृंखला में आगे अक्षरों की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम सब बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ए बी के बाद यहाँ पर देखो सी को जो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर +1 कर दिया है। बी सी डी, तो यहाँ पर 2 और 2 4 +2 किया, यहाँ 5 और 2 7 +2 किया, और यहाँ पर 8 और 2 10 +1 2 किया। ए बी, तो यहाँ डी ई जी एच जे के यहाँ सब में +1 है, तो यहाँ पर +2 करेंगे तो 11 और 2 13, 13 के लिए एम, एम के बाद एन आएगा, तो यहाँ पर एम एन आएगा। और एम एन का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और अगर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों ने सेकंड वाला एम एन बताया है तो प्रश्न आप लोगों का सभी का क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या आएगा। तो अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सब जानते हैं कि यूपी सुपर टेट का जो नया बैच स्टडी 91 ने 6.0 बैच प्रारंभ किया है। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो अगर आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमजोर है तो स्टडी 91 की टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आप लोग जो है और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17 में तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है उसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लाई जा सकती है। 15, 7, 12 और 11 में से क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो अगर हम पहले और चौथे को, अगर इसको और इसको अगर 4 और 9 को जोड़ दें तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमको 13 ही यहाँ पर चाहिए था। इसी प्रकार से 15 और 6 को अगर हम जोड़ दें तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर 21 ही चाहिए था। इसी प्रकार से हम 35 को और प्लस 35 और प्लस x बराबर किसके हो गया, 42 को। तो उसको इधर ले जाओ तो x बराबर 42 और माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमको 7 रखना पड़ेगा और 7 और 35 को जोड़ेंगे तो 35 7 42। तो और 7 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सेकंड 7 बताया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वेन आरेख का चयन करें जो 3 दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो फिर से प्रश्न आया कलम, मेज और लेखन सामग्री, और ये प्रश्न हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो बताइए कलम, मेज और लेखन सामग्री में क्या रिलेशन बनेगा, इसको ध्यान से देखकर बताइए सभी लोग। तो कलम की अगर बात करें तो कलम जो है वो लेखन सामग्री का पार्ट है, लेकिन मेज का इनसे आपस में कोई रिलेशन बनेगा नहीं, और ऐसा डायग्राम का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और अगर आप लोगों ने तीसरे को हिट कराया है तो प्रश्न क्या, तीसरे को आप लोगों ने हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 18 का थर्ड नंबर क्या जाएगा, 18 का थर्ड नंबर जाएगा। आइए बढ़ते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या पूछ रहा है, डायग्राम वाला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से आपको बताना है कि 1, 2, 3, 4 में से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखो और बताओ सभी लोग कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिए और बताइएगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो पहले आपको इसको यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और इसको भी यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा इतना, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको इतना कंप्लीट कर लेंगे तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा। और ऐसा कोई चिन्ह अगर आपको दिख रहा है तो वही आपका जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो ऐसा चित्र कहाँ है, सेकंड वाले में। तो 19 का सेकंड वाला सही होगा, 19 का सेकंड वाला सही होगा। और अगर आपने 19 का सेकंड वाला आंसर लगाया है तो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। देखो मैंने क्या बनाया, मैंने इसको यहाँ से ले जाकर यहाँ पर ऐसे बनाया, फिर इसको यहाँ पर जोड़ दिया, फिर इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपका चिन्ह, और ये कहाँ जाएगा, सेकंड वाले में सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलने से पहले दोस्तों यहाँ देखिए वीडियो एग्जाम का जो टॉप 15 मॉक टेस्ट है, ये जो 2018 वीडियो की वैकेंसी है उसी की तैयारी की बातचीत कर रहा है। इसमें 15 मॉक टेस्ट जो स्टडी 91 ने आप सबको प्रोवाइड किया है। और आपको बता दें कि विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, मतलब आपको मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सॉल्यूशन भी देने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, उसके वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइएगा। कह रहा कि 8 मित्र ABCDEFGH और G समूह चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 8 लोगों का पहले एक समूह बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए इस प्रकार से 8 लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि AF के सामने और E के दाएं, AF के सामने और E के दाएं से दूसरा है, तो E के राइट से दूसरा। तो E को मान लो हम यहाँ पर बैठा लें तो E के राइट में दूसरा 1 और 2 तो यहाँ पर आएगा। और A और F क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, ऐसा प्रश्न बोला है। AF के सामने, तो AF के सामने और E के दाएं से दूसरा, तो E के राइट से दूसरा है। कह रहा है कि B और D आमने सामने हैं, G C और A के बीच में। तो जो G है वो C और A के बीच में, तो G जो है C और A के बीच में, तो यहाँ C को लाना पड़ेगा। तो G C और A के बीच में, क्योंकि इधर आ नहीं सकता था। आगे प्रश्न ने कहा है, प्रश्न ने क्या बोला है कि B और D आमने सामने हैं। तो अगर B और D आमने सामने हैं तो यहीं पर बैठाना पड़ेगा। H E के बाईं ओर है, तो H जो है E के बाईं ओर, तो यहाँ पर H आ जाएगा। तो H E के क्या है, बाईं ओर है, एक प्लेस ये हो गया। H E के बाईं ओर है और E के सामने कौन बैठा है, तो E के सामने की बात कर रहा है, तो E के सामने तो C बैठा है। और प्रश्न ने कहा है कि B और D आमने सामने है, तो जब B और D आमने सामने है तो B और D यहाँ पर कहीं भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर D आ सकता है, B आ सकता है, लेकिन प्रश्न ने बोला क्या है, E के सामने, तो E के सामने C बैठा है और C का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर C लगाया है तीसरा, तो ये प्रश्न आप लोगों का क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न सही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो दोस्तों आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है ना, 20 का तीसरा वाला। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए। कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में क्या है, समान हैं और सबकी एक संख्या भिन्न है। तो असंगत संख्या को बताना है। तो 676, 571
और 361 और 484, इसमें से अलग संख्या बतानी है, भिन्न संख्या, डिफरेंट संख्या क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। तो 676 से क्या फीलिंग्स आ रही है, तो 676 से बात करें तो 676 26 का स्क्वायर होता है, ये होता है। इसके बाद 361 से क्या फीलिंग आ रही है, तो 361 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। और 484 की अगर बात करें तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। लेकिन क्या 571 किसी का स्क्वायर होता है, क्या 571 किसी का स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो जब 571 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो आप सब लोगों को जो है ध्यान देना होगा। तो असंगत की बात कर रहा था, तो यही सेकेंड वाला क्या करेगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 676 26 का, 361 19 का और 484 सब स्क्वायर संख्या है, लेकिन ये एक स्क्वायर संख्या नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड वाला सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप सबके सामने है। कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हाउस में ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमको 68 मिल जाए, पहले हम सबको ये पता करना पड़ेगा। तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 और ओ की प्लेस वैल्यू 15 और यू की प्लेस वैल्यू 21 और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप सबको जो है आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो कह रहा कि हाउस को जो है 68 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा, ये आप सबको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो इनको अगर ध्यान से जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 से 68 के बराबर होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। तो 15 और 5 20 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 21 और 8 कितना हो गया 29 ये हो गया, 29 और 31 30 20 50 और 50 10 60 18, तो 68 योगफल मिलेगा। इसी प्रकार से आपको कैस्टल की बात करना है। तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 और इसके बाद एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12। अब इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा जल्दी से। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 19 और 1 कितना आएगा 20 और 20 यहाँ पर भी है, तो 20 और 20 कितना हो गया 40, तो 12 5 17 17 3 20, तो 20 और 20 यहाँ भी आएगा, 20 और 20 कितना आएगा 60, तो यहाँ 60 आएगा। 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो अगर 22 का जो आंसर आप लोगों ने सेकंड बताया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 60 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 60, 22 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला 60 आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो नितिन सर के साथ जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सब लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की अगर हम सब बात करें, इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसके बाद यहाँ पर देखें तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जो बायोलॉजी का जो है आपका, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप सबके सामने अवेलेबल है। और अगर आप ये ई बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो इनको लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। करा कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और जबकि एक अलग है, तो असंगत शब्द का चयन करके आप सबको बताना है किसमें से क्या असंगत हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा। देखिए, दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी और मंद गति में से क्या अलग होगा। अपने आप को जो है समझो, यहाँ पर लैंग्वेज को, शब्दों को समझो, और अगर शब्दों को समझ पाएंगे तो प्रश्न का आंसर भी सही से आ जाएगा। देखिए, दौड़ा दौड़ी ये जल्दबाजी को दर्शाता है, तीव्र गति जल्दबाजी को दर्शाता है, हड़बड़ी जल्दबाजी को दर्शाता है, लेकिन मंद गति इन सबसे क्या अलग है, स्लो को दर्शाता है। ये जो आराम को दर्शाता है, आराम से चलने को। तो 23 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला, इन सब का अपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला। अगर 23 का आप लोगों ने फोर्थ वाला आंसर किया है तो प्रश्न सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। बताइए कि ये आकृति किसमें निहित है, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। ध्यान से सावधानी से देखेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा कि ये जो आकृति है किसमें निहित है। इसको ध्यान से देखो, ये किस में जाएगी, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा।
तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार से ये फर्स्ट में तो है नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट में अगर खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो आकृति है हुबहू अगर देखा जाए तो इस प्रकार से एक एरो बना चाहिए। तो इसमें आपको इसी प्रकार का एक जो है त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल एक त्रिभुज यहाँ से जाता हुआ लगना चाहिए, तो यहाँ पर भी बिल्कुल दिख रहा है बीचों बीच, और यहाँ पर एक ट्रेंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो है एक ट्रेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखो ये ट्रेंगल यहाँ पर से बीचों बीच बनता और यहाँ पर भी बीचों बीच है, लेकिन इसमें भी तो वही कंडीशन, लेकिन ये बीचों बीच नहीं। ये वाला जो ट्रेंगल है इसमें देखो स्पेस है, ये लाइन बिल्कुल बीच में है, तो ये वाली लाइन इसमें बीच बिल्कुल बीच में है, तो सेकंड वाला जाएगा, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। तो अगर 24 का आपने सेकंड वाला बताया होगा तो प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 24 का सेकंड वाला, ठीक है ना। तो 24 का सेकंड आंसर आएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ा है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो इस समीकरण को पहले साइंस को इनके चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद इनकी वैल्यू को देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलो जल्दी से बता दो कि समीकरण का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसको जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। और लास्ट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आप सबको ध्यान देना है। कह कि यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ा है, तो पहले यहाँ 48 है, गुणा आया, गुणे का मतलब देखो ध्यान से, कह रहा है कि और गुणे का अर्थ विभाजन है, तो गुणे का अर्थ विभाजन तो डिवाइड 6 आएगा, माइनस आ गया, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणे 5 आ जाएगा। अब इसके बाद डिवाइड आ गया, डिवाइड का अर्थ जोड़ है तो 5 + 8 और प्लस का अर्थ घटाव है तो -1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो 6 × 48 है ना, 8 आएगा, 8 × 5 और +8 और -1, तो 8 × 5 = 40 और 40 और 8 = 48 और -1 कितना आएगा, 47। तो 47 और 47 जहाँ होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। तो 25 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 47। और जिन बच्चों ने 47 आंसर किया है उन सभी का प्रश्न 25 नंबर क्या करेगा, सही हो जाएगा। 25 का 47 आएगा। ठीक है, तो चलिए 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ देखिएगा कि हिंदी की अगर बात करें तो जो हिंदी की जो किताब है, जो नितिन सर के द्वारा किताब दी गई है, मैंने बताया कि किताब जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और अगर आपको पढ़ना है तो आप इस किताब के साथ जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ गया है दोस्तों, तो इसका मतलब है जो 25 क्वेश्चनों का जो एसएससी जीडी का हम प्रैक्टिस सेट लेकर रोज चल रहे हैं कंटिन्यू, उसका टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू आप सभी को इसी तरीके से। और जितने बच्चे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके क्लास को छोड़िएगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।